गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम संकुलन दक्षता के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो संकुलन दक्षता क्या है। संकुलन दक्षता क्या होता है कि जैसे कोई भी क्रिस्टल है, उसका जब संकुलन होता है, उसमें अवयवी कण पास पास व्यवस्थित होते हैं, तो उस अवस्था में कुल क्रिस्टल का जो आयतन होता है उसमें अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो प्रतिशत आयतन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो संकुलन दक्षता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गोलों का आयतन यानी कि जो अवयवी कण है किसी क्रिस्टल के अंदर उनका आयतन बटे एकक कोष्टिका का जो आयतन होता है उसको भाग दे करके और 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रतिशत में ये हमारे पास संकुलन दक्षता आ जाता है कि यहाँ पर संकुलन दक्षता कितनी है। जैसे किसी की संकुलन दक्षता जैसे यहाँ पर देखो 74 आ रही है, तो इसका मतलब यह है कुल आयतन का 74% भाग जो है अवयवी कणों द्वारा घेरा जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो हिस्सा रहेगा आपका 26% वो यहाँ पर स्पेस के रूप में खाली रहेगा, छिद्रों के रूप में खाली रहेगा। और आप जानते हैं जब संकुलन होता है तो ये छिद्र जो होते हैं वो चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय छिद्र होंगे, तो उन छिद्रों के रूप में यहाँ पर 26% जो भाग होगा वो खाली रहेगा और 74 भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाएगा। तो 74% भाग घेरा गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी संकुलन दक्षता कितनी है, 74। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं HCP और CCP की संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे। वास्तव में क्या है कि निकालने को तो इन दोनों की अलग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन मान 74% ही आता है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो हमने निकाली हुई है CCP की निकाली हुई है, HCP की निकाली हुई नहीं है। वास्तव में HCP का जो संकुलन दक्षता है वो CCP की संकुलन दक्षता के बराबर ही आती है, हालांकि उसके निकालने के लिए फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन मान समान आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों की एक जैसी संकुलन दक्षता है, मान एक जैसा आएगा, इसलिए हम केवल इसमें CCP को निकालते हैं और HCP को इसकी जैसी ही मान करके हम और यहाँ नोट कर देते हैं, है ना। अब देखिए CCP संरचना के अंदर क्या होगा बेटा कि इसमें जैसे ये आपका एकक कोष्टिका है, तो इस एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कण एक तो कोनों पर व्यवस्थित होंगे, 8 कोने जो होते हैं उन पर, और एक फलकों के केंद्र पर व्यवस्थित होंगे। तो कितने फलक होते हैं आप जानते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों के केंद्र पर और एक एक कण जो है 8 कोनों पर व्यवस्थित होंगे। इस तरह से यह व्यवस्था रहती है। जब एकक कोष्टिका क्रिस्टल में लगी होती है तो आप जानते हैं कि कोने वाला जो कण होता है उसका मान 1/8 होता है, फलक वाले कण का मान 1/2 होता है। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि ये घनीय क्रिस्टल है तो उस स्थिति में इसकी ये जो एज होंगे किनारे, ये सब किनारे बराबर के होंगे जो घनीय है। तो उस स्थिति में यहाँ पर माना एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई स्मॉल a है, हमने एक किनारे की लंबाई स्मॉल a मान रही, तो ये यहाँ से B से C स्मॉल a हो गया, तो ये A से B भी ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कोने वाले कण हैं, ये दोनों गोले, है ना, और ये फलक वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज बनता है ना, जिसमें ये वाला AC इसका कर्ण होता है ना, समकोण त्रिभुज का, और ये आधार और ये लंब होता है। तो उस कंडीशन में अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका AC की वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। तो हमने कहा कि ये BC जो किनारा है, AB जो किनारा है, इनकी जो लंबाई है वो स्मॉल a है, और गोलों की त्रिज्या जो है, ये जो अवयवी कण है जिनको हम ठोस गोले मान रहे हैं, इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे इसके अंदर चलते हैं। तो एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या निकालेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि पहले गोलों की संख्या निकलेगी, गोलों की संख्या से गोलों का आयतन निकलेगा, है ना, फिर एकक कोष्टिका का कुल आयतन निकलेगा, कुल आयतन में से गोलों द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा उसको प्रतिशत के रूप में जब निकालेंगे तो संकुलन दक्षता आएगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर गोलों के आयतन की और गोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या की गणना करेंगे। ये गणना आप पहले कर चुके हैं। आप जानते हैं कि कोनों पर कण होंगे जिसकी वैल्यू 1/8 होगी, 8 कण होंगे, तो 1/8 × 8 प्लस फलकों के केंद्र पर होंगे, फलक
जो है उस पर कण जो है उसकी वैल्यू 1/2 है, तो 6 कण है, तो कितने कण हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 और 1 कितना हो गया? ये 4 हो गया। तो टोटल कणों की संख्या 4 हो गई, या गोलों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अभी हमारे पास इस प्रकार की जो CCP प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है उसके अंदर गोलों की संख्या 4 होती है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC से यहाँ पर ये इसका AC जो है यहाँ कर्ण है ना, और AB और जो BC हैं ये आधार और लंब है। तो उस स्थिति में हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का लंब प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो उस स्थिति में यहाँ पर AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब यहाँ पर BC और ये AB जो है ये A है, जिसे हम एज कहा है, किनारा कहा है ना। तो अब यहाँ पर AB स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा और BC स्क्वायर भी स्मॉल a स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2a स्क्वायर आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। तो इसका जब रूट करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 का रूट हो जाएगा, √2 डॉट a स्क्वायर का जो रूट है वो a हो जाएगा। तो यहाँ AC की वैल्यू आ गई आपके पास √2 डॉट a। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आई है हमारे पास AC की वैल्यू, ये a के बेस पर आई है। अब हम यहाँ त्रिज्या के रूप में इसको देखें तो उस स्थिति में यहाँ हम जानते हैं गोले की त्रिज्या क्या है? r है। तो अब यहाँ पर A से और C तक की लंबाई को देखा जाए तो ये एक r हो जाएगा, ये पूरा की पूरा व्यास आ रहा है तो ये 2r हो जाएगा, और एक आर ये हो जाएगा। तो टोटल कितने आर हो गए? 4 आर हो गए, 4 आर हो गए। तो AC बराबर क्या हो गया? 4 आर। अब AC की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया AC बराबर √2 इंटू a, और एक आ गया AC बराबर 4 आर। अब इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 4 आर बराबर √2a, इन दोनों को रिलेटेड करने पर तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 आर अपॉन √2। ठीक है। अब √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√2 r रह जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? अब a की। a क्या है आपका? एज। तो एज की वैल्यू r से रिलेटेड होते हुए आ गई। अब आप जानते हैं इकाई कोष्ठिका का जो आयतन होगा वो क्या होगा? a³ के बराबर होगा। क्यों होगा a³ के बराबर? इकाई कोष्ठिका का जो आयतन होता है वो a³ होता है, और a की वैल्यू हमारे पास ये आई गई है 2√2r। तो उस कंडीशन में यहाँ पर a³ जो होगा उस a³ की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि इकाई कोष्ठिका का आयतन क्या होगा? a³ होगा, और a³ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो 2√2r का हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। जब इसका क्यूब किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 16√2r³ आ जाएगी। तो ये क्या चीज़ आ गई? इकाई कोष्ठिका का आयतन आ गया। गोलों की संख्या आपके पास है ही है, गोलों की संख्या भी आपने निकाली थी कितनी? 4। तो उस स्थिति में यहाँ गोलों की संख्या 4 है, तो उस स्थिति में यहाँ पर गोलों का आयतन निकालेंगे। किसी भी गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है। तो हमारे पास कितने गोले हैं? 4 गोले हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/3 πr³। ये 4 गोलों का आयतन आ गया। अब हमारे पास संकुलन दक्षता हमको निकालनी है। एकक कोष्ठिका में 4 गोले थे, उन 4 गोलों की आयतन इतना है और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इतना है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया जो प्रतिशत आयतन है, वही संकुलन दक्षता है। तो उस स्थिति में यहाँ गोलों का आयतन जो है 16/3 πr³ रख दिया हमने, और इधर आपके इकाई कोष्ठिका का जो आयतन है 16√2r³ रख दिया, इंटू 100 कर दिया, क्योंकि प्रतिशत में हमको निकालना है। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो 3√2 रह जाएगा, ये ऊपर पाई रह जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह जाएगा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100, है ना। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, तो हमने 22/7 नीचे की तरफ इंटू 3 इंटू √2 और ऊपर 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 74% आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से HCP और CCP संरचनाओं की संकुलन दक्षता जो होगी वो 74% होगी। अब इस संकुलन दक्षता को हमको जब भी निकालना हो तो हमको करना क्या है, उन चीज़ों को आप एक बार समझ लें। चाहे किसी की भी संकुलन दक्षता निकलवाए, आप इस बात को समझ लें कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे
कि यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल है तो उसके अंदर उसकी एकक कोष्टिका है, उसमें कणों की संख्या कितनी है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे, जब कणों की संख्या गोलों की संख्या आ गई तो उनका कुल आयतन कितना है। तो गोलों की संख्या निकालेंगे, उनका कुल आयतन निकालेंगे, फिर एकक कोष्टिका का आयतन निकालेंगे आप एक ही वैल्यू निकालते हुए, और एकक कोष्टिका का आयतन आ जाएगा और जब गोलों का कुल आयतन आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करके और यहाँ संकुलन दक्षता को हम ज्ञात कर सकते हैं।